नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद दारिज। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज़ एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। सुपर साइक्लोन अम्फान मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य हिस्से में पहुंच गया है। यह मंगलवार सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा। बुधवार दोपहर बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के तट के पास यह 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। यह तटीय क्षेत्रों में पहुंचेगा तब तक इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ साथ ही सिक्किम और मेघालय में भी अलर्ट किया है। अम्फान फिलहाल ओडिशा के पारदीप में 540 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम बंगाल के 470 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपपुरा से 840 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। नक्शा वित्त मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने जारी किया। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। अब सभी सरकारी दस्तावेजों, प्रतीक चिन्हों और स्कूल कॉलेजों में यही नक्शा पढ़ाया जाएगा। इसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमाओं की स्थिति, भारतीय क्षेत्र, कालापानी, लिपुकेक और लिपिदापुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। इस नक्शे में नेपाल ने उत्तरी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। श्रीनगर डाउनटाउन इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सोमवार रात 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। घनी आबादी वाले नवकदल में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी छिपे थे, जिनमें एक अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद था। जानकारी के मुताबिक 29 साल का जुनैद अपने साथी तारिक अहमद के साथ बीती रात यहां फंस गया था। पुलिस को टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी मौजूदगी को लेकर पुख्ता जानकारी मिली थी। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बड़े अलगाववादी नेता की आतंकी बेटे की मौत मुठभेड़ में हुई है, जबकि अलग अलग कश्मीर अलगाववादियों के 112 बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वह यहाँ के लोकल लोगों को फंसाकर आतंकी संगठन में शामिल होने को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई एक्ट की धारा 45I सेक्शन ए के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 9 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद ही अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। यह कंपनियां भी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही थी। वित्त वर्ष 2019 में आरबीआई ने 1821 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया था। लॉकडाउन के बाद और भी बढ़ सकती है लाइसेंस सरेंडर करने वालों की संख्या। सप्ताह में कारोबार के दूसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 421 अंक ऊपर और निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 710 और निफ्टी 207 अंक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत तक सेंसेक्स 167 अंक पर ऊपर रहते हुए 30,196 और निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर रहते हुए 8,870 पर बंद हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 1 लाख की आबादी के पीछे 0.2 पर लोगों की मौतें हो रही है, जबकि दुनिया में इसी आबादी पर 4.1 लोगों की मौतें हो रही है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। इसे 100 से यहां तक पहुंचने में 64 दिन लगे। इस मामले में भारत की स्थिति अमेरिका, इटली, ब्रिटेन समेत सभी शीर्ष देशों से बेहतर है। अमेरिका में सबसे तेज यह आंकड़ा बढ़ा। यहाँ 100 से 1 लाख मरीज होने में केवल 25 दिन लगे थे। ये आंकड़े वर्ल्ड मेटर के वेबसाइट के मुताबिक है। भारत में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को रिकॉर्ड 1,08,000 सैंपलों की जांच हुई है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 39,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही 19,25,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वही मौत का आंकड़ा अब 3,20,000 को पार कर चुका है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना अब देश में महामारी नहीं है। इससे जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण लगाई गई सभी पाबंदियों को अब हटा दिया जाना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक यहाँ पर 42,915 मामले आए हैं, जिसमें 903 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सिंगापुर की सरकार ने गलती से 357 लोगों को मैसेज कर दिया कि वे दोबारा संक्रमित हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने लोगों से माफी मांगी है। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिका दूतावास पर मंगलवार तड़के रॉकेट से हमला किया गया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक रॉकेट उच्च क्षेत्र वाले ग्रीन जोन में गिराया गया,
जहां पर सरकारी इमारतें और कई देशों के दूतावास स्थित है। इराक में अक्टूबर के बाद अमेरिकी ठिकानों पर यह 21वीं बार हमला हुआ है। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही ईरान समर्थित ग्रुप नशत अल-शाबी को दोषी ठहराता रहा है। इससे पहले मार्च में बगदाद के उत्तर में ताजी एयरबेस पर हुए हमले में एक अमेरिका और एक ब्रिटेन सैनिक की मौत हो गई थी। अमेरिका ने दावा किया था कि यह हमला बेस पर मौजूद सैनिकों पर किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यूज़ और भी जल्दी मिलते रहे।